चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर कि अमेरिका के साउथ चाइना सी में क्या इंटरेस्ट हैं और उसके मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर उसकी पॉलिसी क्या है, उसका स्टैंड क्या है। चलें, आई होप दैट के स्लाइड शो हो रही हैं। तो जनाब, अमेरिका का जो है वो एक तो ये है कि रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि साउथ चाइना सी में जो राइजिंग चाइना है उसको बैलेंस किया जाए। दूसरा, अमेरिका का जो पॉलिसी है वो परस्यू दी पॉलिसी ऑफ द ग्लोबल कॉमन। अमेरिका ये समझता है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, अ, उनको उन पे अपना लुक आफ्टर किया जाए, उसके ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और समुद्री रास्तों के ऊपर ग्लोबल सिक्योरिटी, जो मेरीन सिक्योरिटी होती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी सॉरी, उसके ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? कि ये इससे दुनिया का फायदा है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर है और वो समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखती है। तो इसी वजह से साउथ चाइना सी के अंदर भी इनका ख्याल है कि जब अमेरिका यहाँ पे रहेगा तो फिर इस समंदर के जो रास्ते हैं वो क्लियर रहेंगे और बाकी ममालिक को या ग्लोबल दुनिया को जो ओवरऑल वर्ल्ड जो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, आगे है जी कंटेन चाइना। अमेरिका की जो प्राइम पॉलिसी है वो ये है कि चाइना को कंटेन करना है साउथ चाइना सी में, और एक यूनिपोलर स्टेटस जो है वो बरकरार रखना है, ताकि उसकी हेजमनी जो है उसको चैलेंज ना किया जाए। राइट? तो ये उनका एक मेन कंसर्न है कि चाइना को कंटेन करके जो है वो अपनी यूनिपोलैरिटी जो है वो उसको मेंटेन रखा जाए। इसी तरह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी, अमेरिका का भी ये ख्याल है कि वो साउथ चाइना सी के जो समुद्री रास्ते हैं वो उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई मिलिट्री बैरियर नहीं आना चाहिए। और तमाम जो ममालिक हैं जो साउथ चाइना सी का पार्ट हैं, उनका ये बुनियादी हक है बैनुल अवी कानून के मुताबिक कि वो समुद्री रास्तों को जो है वो अपनी कमर्शियल ट्रेड एक्टिविटीज के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। ये चाइना भी कहता है, हालांकि दोनों की इंटेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कहते तो ये दोनों है लेकिन उस पर 100% जो है वो अमल नहीं करते। अच्छा, इसी तरह अमेरिका का ये भी कहना है कि यार यहाँ पे जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, वियतनाम है, फिलिपीन है, ताइवान है, इनके दरमियान जो आपस में जजायर के ऊपर, ईईजेड के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो बातचीत के जरिए से हल होने चाहिए। ठीक है? तो ये अमेरिका का एक बड़ा ही सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्टैंड है कि वो चाहता है कि इस समंदर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि अमेरिका का अंदर में किसी भी तरह का कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है किसी जजीरे के ऊपर या किसी इलाके के ऊपर। वो ये कहेंगे नहीं जी ये हमारा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन अमेरिका ये जरूर चाहता है कि इस समंदर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं चाहिए। इसी तरह अमेरिकन का ये भी कंसर्न है कि वी शुड अवॉइड द evade proactive actions in the South China Sea to resolve any disputes among the countries on the unilateral actions means that के अब वो कहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जाता है किसी मसले को हल करने के लिए, मसलन चाइना के दरमियान अगर ईजेड के ऊपर इश्यू है और वो दोनों जो है वो इस पे कोई मिलिट्री ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक होगा। ये पूरा समंदर जो है उसको जियो पैराडाइज कर देगा। ये दुनिया की 33% जो ट्रेड एक्टिविटीज है, ग्लोबल एक्टिविटीज, उसको ब्लॉक कर देगा। आपको पता है दुनिया की 95% जो बैनुल अवी तिजारत होती है वो समंदरी रास्तों से होती है, 95%। ठीक है? तो इसीलिए समंदरों के अंदर अगर कोई भी नेवल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे पूरी ग्लोबल ट्रेड जो अफेक्ट करती है। तो अमेरिका का ये कहना है कि जनाब, कि चाइना को खासकर किसी भी मिलिट्री ऑप्शन से अवॉइड करना चाहिए किसी मसले को हल करने के लिए। इसके साथ साथ सिनकाकू आइलैंड्स के ऊपर अमेरिका का यह ख्याल है कि जनाब के जापान का हिस्सा है और चाइना को अवॉइड करना चाहिए कि वो सिनकाकू आइलैंड्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई मिलिट्री इन्वेजन ना करे। लेकिन अमेरिका का ये भी कहना है कि चाइना जो है उसको मसनूई जजीरे बनाने और वहां पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। क्यों? कि ये इस पूरे रीजन के अंदर फसाद की जड़ है। यानी वो समझते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो अमेरिका सॉरी चाइना ये काम कर रहा है कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड जो बिल्ड करता है, उससे अवॉइड करना चाहिए।
फिर अमेरिका ये कहता है कि रेगुलेट द ईईजेड एक्टिविटीज, कि समंदर के अंदर जो एक कमर्शियल राइट होता है ईईजेड का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अंडर द 1982 जो लॉ ऑफ सी है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनको उनका बुनियादी हक है, जैसे वियतनाम है, फिलीपीन है, कि वो इस समंदर की जो एक क्या कहते हैं, उस समंदर को कमर्शियल पर्पस के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ई जेड के बारे में मैं आपको बार बार बता दूं कि आगे चल के मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, और उससे फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसी तरह अमेरिका का जो कंसर्न है दैट इज दी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। वो कहते हैं कि यार इस समंदर में बड़े तूफान भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब मुख्तलिफ तरह के फ्लड्स भी आते हैं। तो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो, तो सब कंट्रीज को चाहिए कि वो मिलकर इन नेशनल डिजास्टर्स का मुकाबला करें, ठीक है, ताकि कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना, मसलन अगर फिलीपीन के अंदर को क्या कहते हैं साइक्लोन आ जाता है, ठीक है, या वियतनाम के अंदर, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप मुंह देखें और ये देखें कि यार आपका दुश्मन जो है वो प्रॉब्लम में है तो बस ठीक है, यू आर द हैप्पी, नो ऐसा नहीं। मसले को कलेक्टिवली हल की तरफ जाना चाहिए, दैट्स अ गुड अप्रोच, बिल्कुल होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ अमेरिकन का ये भी कंसर्न है कि इस रीजन के अंदर जो मुख्तलिफ रीजनल प्लेटफॉर्म है, जैसे आसियान है, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको एड्रेस करने में जब अपना रोल प्ले करें, वो डायलॉग को प्रमोट करें, क्योंकि आपको होता है ईस्ट जो यहाँ का जो बड़ा फोरम है वो आसियान है, जिसमें इसका चाइना भी मेंबर है, थाईलैंड भी है, फिलीपीन भी है, ये इनका ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक रीजनल ब्लॉक भी है। तो अमेरिका का कहना है कि जो रीजन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। तो ये अमेरिका के प्राइम स्टैंड क्या है, प्राइम इंटरेस्ट क्या है, इस पे मैंने बताया। अच्छा, अब जरा आते हैं पूरे रीजन के अंदर पंगे शंगे क्या है, उस पर जरा बात कर लें। सबसे पहले यहाँ पे मसला है जनाब आइलैंड्स का, जो गैर आबाद जजीरे हैं, ठीक है, उस पे बड़े इश्यूज हैं। पहला है ये पार्सल्स आइलैंड, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तकरीबन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका रखता है। इस पे जरा देखने चाइना और वियतनाम का क्लेम है, ठीक है, लेकिन इस पे कब्जा किसने किया हुआ है, वो चाइना ने किया हुआ है। अच्छा जी, इसकी लोकेशंस भी देख लें, पार्सेस आइलैंड की हर मैप में मैं आपको साथ साथ ऊपर अगर आप देखें बॉक्स तो सर्कल बना हुआ है, ये पार्सेस आइलैंड्स को जो है वो डिस्प्ले करता है। अच्छा जी, आगे है जी स्प्राटली आइलैंड, ये भी 18 जजायर का कम्बिनेशन है, जहाँ पे कहा जाता है कि तेल गैस और फिशिंग ग्राउंड्स बड़ी एक्टिव हैं। छोटा सा है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। राइट साइड पे आप इसकी मैप क्या कहते हैं एरियल व्यू भी दे सकते हैं। अनपॉपुलेटेड है, लेकिन इस पे बहुत सारे कंट्रीज का क्लेम भी है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सभी कहते हैं कि जनाब ये जजीरा जो है ये हमारा है, लेकिन कब्जा किसका है, वो चाइना का है। ओके जी, चलें आप उसके बाद इसकी भी लोकेशन देख लें। स्प्राटले की वो निचली साइड्स के ऊपर है, ठीक है, तो ये जनाब इसकी लोकेशन आगे आगे जी है। एक है जी स्कोरोबो शोल्स, ये सेमी आइलैंड होता है, यानी सरफेस आइलैंड जिसके ऊपर पानी भी गुजरता है, लेकिन आज जो है वो क्या कहते हैं लैंड एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये जो है शोल जो है वो चाइना, ताइवान और फिलीपीन इसके ऊपर क्लेम करते हैं, और ये भी फिशिंग ग्राउंड्स के वाले से कहा जाता है बड़ी रिच है, और इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फिलीपींस। 2012 तक जो है वो फिलीपीन का इसके ऊपर कंट्रोल था, ये आईसीजे के अंदर भी केस किया था और फिलीपीन की फेवर में डिसीजन आया था, लेकिन चाइना ने इस पे मिलिटरीली कब्जा किया हुआ है 2012 से। अब आप देख लें कि ज्यादातर जो जजीरे हैं उस पर चाइना का कंट्रोल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं यहाँ पे, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉट्स में जो नजर आ रही है, चाइना ये कहता है कि ये सारा जो अंदर वाला समंदर है ना, ये सारा हमारा है, ये एंशियंट चाइना का पार्ट है, ठीक है, तो इस पूरे समंदर पे चाहे वो चाइना का हक है। अब ये बदमाशी है,
अब आप देख लें कि बैनुल कौमी जो सी लॉ सी ऑफ लॉ ऑफ सी है, उसके मुताबिक तो ये ओपनली वायलेशन है कि मैं कहूँ कि जी इंडिया की समंदरी हदूद है, और मैं ये कहूँ कि नहीं जी ये तो पुराने पाकिस्तान की जो है वो समंदरी हदूद थी, तो लिहाजा ये वाली जो समंदरी कोस्ट लाइन है ये भी हमारी है। तो चाइना, ये जो 9 डैश लाइन्स के ऊपर जो उसका क्लेम है ना, ये सबसे बड़ी, देखे ना, स्प्राटले आइलैंड चाइना के साथ तो है ही नहीं ना। चाइना तो ऊपर है, वहां पे कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आके जब वो इस पे क्लेम करते हैं तो वो इसी बेस के ऊपर करते हैं कि अंदर वाला जो समंदर है ये सारे का सारा हमारा है। तो लेकिन हो सकता है कि ये समंदरी हिस्सा किसी दूसरे कंट्रीज की समंदरी हदूद के अंदर आता हो, लेकिन चाइना इस चीज को कंसिडर नहीं करता। अच्छा, एक और है जी सिनकाकू आइलैंड। ये थोड़ा सा ईस्टर्न साइड के ऊपर है, अगर आप ऊपर देखें तो इस राइट साइड पे मैंने एक इसकी लोकेशन डिफाइन की। ताइवान से ऊपर अगर हम देखें चाइना, तो एक रेड सर्कल काकू जापान का control है, लेकिन क्लेम 3 का इसका है। 9 डैश लाइन्स का मतलब है कि जो अभी जो मैप्स के अंदर मैंने आपको लाइन बताई है, चाइना ये कहता है कि जनाब ये जो एंशियंट चाइना था, ये समंदर जो है ना, ये इसका हिस्सा था, तो लिहाजा ये सारे का सारा समंदर जो है ना ये हमारा है, ठीक है। यही वजह है कि फिर चाइना जहां पे भी जाता है, और किसी भी समंदर के पार्ट के अंदर, वहां पे जाके वो जजीरे पे भी कब्जा कर लेते हैं, वो आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो क्या कहते हैं मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। ओके, सिनकाकू के ऊपर जापान का कंट्रोल है, अमेरिका भी समझता है कि सिनकाकू आइलैंड जो है वो जापान का ही पार्ट है। अच्छा जी, आगे चलें। अगला जो मसला है ना यहाँ पे जो बड़ा ही इशू है, जजीरों के अलावा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के डिस्प्यूट्स आते हैं। अभी जरा देख लें आगे, मैं आपको बताता हूँ, ये जरा आप देखें। देखें, जब समंदर के साथ आप अटैच होते हैं ना, तो उसमें फिर आपकी समंदरी हदूद का तयन कैसे होता है। सबसे पहले जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है उसको टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। ये किनारे से लेकर समंदर की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। ये आपका बैनुल अवी समंदरी हदूद होती है। यानी इस समंदरी हदूद के अंदर आप जो हैं अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप नेवल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी समंदरी पानी की हदूद के साथ साथ आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आती है और ऊपर एयर भी आती है। मसलन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई भी मुल्क का जो जहाज है, चाहे वो एक ट्रेड शिप है या कोई नेवल शिप है, वो आपकी मर्जी से एंटर नहीं हो सकता। ये आपकी बैनुल अवी सरहद होती है। इसको कहते हैं डिजोर बॉर्डर, ठीक है। कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है आपकी। उसके बाद आपके डिफेक्टो बॉर्डर होता है, वो 24 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता है। इस पे आपका आप कह लें कि पार्शली कंट्रोल होता है। अब ये क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि समंदर के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ तरह के नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी तो होते हैं ना। समंदरों में भी आपको पता है पायरेट्स होते हैं, फिर वहां पे स्मगलिंग्स भी होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी एक्टिव होती है। जैसे गैर कानूनी तरीके से लोगों को समुद्री रास्तों से दूसरे ममालिक तक लेके जाना, ये भी आपको पता है बड़े नटोरियस रूट है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है ना, इसका मकसद ये होता है कि यार अगर इस सीजन के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, मसलन कोई ड्रग्स ट्रैफिकर्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, या कोई वेपन्स की सप्लाई करने वाले हैं, तो उस कंट्रीज को राइट होता है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसी वजह से 12 नॉटिकल माइल जो होता है ये आपका डिफेक्टिव बॉर्डर होता है। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स होती है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये तकरीबन किलोमीटर्स में अगर हम देखें तो 370 किलोमीटर होती है। यहां तक आप क्या कर सकते हैं, समंदर के अंदर जो भी आपको मुआशी तौर पर फायदा हो सकता है आप इससे हासिल कर सकते हैं। मसलन यहाँ तक आप फिशिंग कर सकते हैं, आप तेल गैस निकाल सकते हैं, ठीक है, आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोई मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं कर सकते कि आप कहीं जी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मैं अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी की, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि चाइना जब कोई बनाता है कोई आर्टिफिशियल जजीरा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जजीरा अगर आप किसी 9-0 के अंदर जाके बना लेते हैं, मुझे बताएं। अब चाइना क्या करता है, आर्टिफिशियल जजीरा बनाता है और उसके चारों तरफ EEZ को क्लेम कर देता है।
ठीक है, 370 किलोमीटर्स को। अब जब आपने कोई जजीरा बनाया तो हो सकता है कि जब आप उस पे ईजेड को क्लेम करेंगे तो पॉसिबल है कि उसके अंदर किसी और कंट्रीज की ईजेड भी तो आ सकती है ना। वो वहां पे फिशिंग कर रहे और आप भी फिशिंग करना शुरू कर दें, तो ये तो बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो चाइना ईजेड के जो इश्यूज है उसमें दो बड़ी चीजें हैं। एक तो या तो वो किसी जजीरे के ऊपर जाके कब्जा करें, या फिर कोई आर्टिफिशियल जजीरा बनाए, तो फिर बाकी कंट्रीज की जो ईज एक्टिविटीज हैं वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से ये एक मेजर डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी के अंदर। अच्छा, अगला जो है जो फिशिंग राइट्स का है, साउथ चाइना सी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी फिशिंग ग्राउंड्स हैं, तकरीबन दुनिया की 10% मछली जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, और फिश की डिमांड्स भी है, लोगों को जो मुआशी रोजगार है वो भी। लेकिन यहाँ पे इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और इस पे ये होता है कि ये चैलेंज है, और जब आप इलीगल प्रैक्टिसिंग करते हैं तो फिश स्टॉक्स जो है वो उसके अंदर स्ट्रेन आता है, ये समंदर के अंदर जो इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है, इको बैलेंस होता है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इसमें सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व भी होते हैं बैकएंड के ऊपर, जो कि इस तरह की गैर कानूनी जो क्या कहते हैं माहीगीरी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी ये चाइना कर रहा है, ये फिलीपीन कर रहा है। लेकिन फिशिंग राइट्स, कितनी मछली पकड़नी है, किन किन एरियाज के ऊपर पकड़नी है, ये भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। ओके, अब ये पूरी गेम जो चल रही है, इसका हम देखेंगे सबसे पहले कि दुनिया पे इसके ऊपर क्या असर हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले एनर्जी प्राइसेस एंड सिक्योरिटी। साउथ चाइना सी में अगर हालात खराब होते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर ये आएगा कि यहाँ पे अगर एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो एनर्जी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकती हैं। खुदा ना खासा अगर हम ये कहें आगो नेवल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा हो सकता है। और कोई भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो दुनिया की एनर्जी की प्राइसेस के ऊपर असर करता है। जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तो उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में तेल, गैस और कोयले की कीमतों में शदीद इजाफा भी हुआ। एक तो ये इम्पैक्ट है। अच्छा जी, जियो पोलिटिकल राइवलरी। साउथ चाइना सी में जो जियो पोलिटिकल राइवलरी है, खासकर अमेरिका, चाइना और बाकी जो रीजन्स के कंट्रीज हैं, उसकी वजह से दुनिया जो है वो अब ज्यादा पोलराइज्ड हो रही है, ठीक है। इससे जब ये होता है कि जब किसी एक खित्ते के अंदर मुकाबलेबाजी होती है तो फिर बाकी रीजन्स भी उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो इससे इंटरनेशनल रिलेशंस और जो वर्ल्ड है वो ज्यादा पोलराइज्ड होती है, फिर उसमें दुनिया की जो अमन और क्या कहते हैं सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है दुनिया के ऊपर। कुछ एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट हैं और कुछ ऑन गोइंग चल रहे हैं। आर्बिट्रेशन इन द इंटरनेशनल लॉ। साउथ चाइना सी के मैटर्स के ऊपर बैनुल अवी कानून जो है वो इनवैलिड दिखाई देता है। और इसमें हम देखते हैं कि इस यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पे भी बैनुल अवी इदारे उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सके, ठीक है। और इसी तरह जैसे फिलीपीन की फेवर में फैसला आया था, लेकिन चाइना ने उस फैसले को मानने से इनकार किया, ठीक है। और यूं आप कह सकते हैं कि इससे फिर इंटरनेशनल लॉ जो है वो ओवरऑल जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमें नजर आता है। इसी तरह द ट्रेड एंड शिपिंग डिस्ट्रप्शंस। साउथ चाइना सी आपको पता है कि मेजर मैरीटाइम ट्रेड रूट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी दुनिया की तिजारत जो है वो समुद्री रास्ते से होती है। अगर टेंशन एस्केलेट करती हैं खुदा ना खासा तो फिर ग्लोबल ट्रेड जो है वो अफेक्ट कर सकती है। और डिस्ट्रप्शन कैन रिजल्ट द कॉस्टली डिलेस एंड द हायर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव। फिर आप देखें कि जब दुनिया में समुद्री रास्ते कहीं से बंद होते हैं फिर किसी दूसरे रास्ते से आपको जैसे अगर हम देखते हैं ना कि अगर कोई रोड ब्लॉक होता है या कोई फंक्शन जो होता है तो टेंट लगा के उसको ब्लॉक कर, तो फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ऑल्टरनेट रूट तलाश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर साउथ चाइना सी में कोई इस तरह का कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे ट्रेड और शिपिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्टेड आउटकम कह सकते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट इसका कह सकते हैं। मैरीटाइम प्रेजेंस एंड सिक्योरिटी। साउथ चाइना सी जो है हाईली मिलिटराइज जोन है, और इसकी वजह से दुनिया में सिक्योरिटी
कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना भी पिछले कई सालों से अपनी जो ब्लू नेवी है उसकी तादाद में इजाफा कर रहा है। ठीक है। और अमेरिकन भी, आपको पता है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर है। तो ये जो मिलिट्री प्रेजेंस है, ठीक है, उसकी वजह से दुनिया के बाकी रीजन्स के अंदर भी आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, जैसे साउथ चाइना सी है या इंडो पैसिफिक रीजन है, तो ये उसको भी एक्सक्लेट कर सकता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पूरी जो गेम चल रही है, इलीगल फिशिंग हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, समुद्री वसाइल को बेतरक तरीके से इस्तेमाल में किया जा रहा है, तो ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कॉल, बेगम की कॉल है कि मेरी बेगम मुल्तान गई है, तो छुट्टियां हैं बेटे को, तो उनकी कॉल आ रही थी। चले, वो तो बाद में मैं सुन लूंगा। ओके। होम मिनिस्टर की कॉल है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये समंदरी जो माहौलियाती बैलेंस है, ये उसको भी जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, उसके बाद नहीं नहीं, आप लोगों को पढ़ाना भी तो है ना। शिफ्टिंग अलायंसेस, साउथ चाइना सी के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, इसके अंदर ग्लोबली जो अलायंसेस हैं उसकी फॉर्मेशन हो रही है, और ये ग्लोबल जो पावर डायनेमिक्स हैं उसको भी रीशेप कर रहा है। ठीक है। जैसे आप देखें, ऑक्स का मुआहदा हुआ है ना पिछले 2 साल पहले। ठीक है। और इसी तरह ये जियो पोलिटिकल लैंडस्केप है दुनिया का, साउथ चाइना सी जो है उसको चेंज कर रहा है। मीडिया एंड द पब्लिक परसेप्शन, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है इस वक्त दुनिया की हाईली मीडिया कवरेज के अंदर भी आता है, ये दुनिया पे इम्पैक्ट है। बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवरेज देते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, इस पे ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही होती है। ठीक है। इसके साथ साथ ये मेजर रिसर्च एरिया भी है, आप देख लें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है ये उसको रीशेप भी कर रहा है, तो ये भी इसका इम्पैक्ट है ग्लोबली। जी, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमने ग्लोबल इम्पैक्ट पे बात की, अब मैं आपको बताऊंगा कि रीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। ये सवाल भी आया था 2016 में, तो उसने पूछा था कि इसके ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, साउथ चाइना सी का जो मामला है ये पूरे साउथ चाइना सी के रीजन्स के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है। ठीक है। और मेरीन इकोसिस्टम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव इश्यूज है, जिसके ऊपर आप देखते हैं वहां पे अगर आप नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, आप एक्सप्लोडिव मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर आप बॉम्ब चलाते हैं नेवल शिप से, तो अल्टीमेटली वो समंदर का पार्ट बनेगा भाई, तो वहां पे जाके वो समंदरी जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब तो करेगा ना। इसी तरह रीजन्स के ऊपर ये भी है कि जनाब के पूरे रीजन्स के अंदर जो है वो टेंशन इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में अगर ये सिचुएशन रहती है, जैसे कैबिस प्रैक्टिस की मतलब है कि पूरा रीजन जो है वो मिलिटराइज हो रहा है, तो इससे फिर टेंशन में ज्यादा, वो कहते हैं ना बर्तन ज्यादा करीब होते हैं उनके आपस में टकराने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अब ये सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है कि मिलिट्री प्रेजेंस होने की वजह से टेंशन जो है वो, फिर मिलिट्री बिल्डअप है। साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे मल्टीपल नेशन है जनाब, और उनकी मिलिट्री प्रेजेंस भी है। और चाइना भी यहाँ पे आप देखें कि नए नए जजीरे बना रहा है, बाकी जजायर के ऊपर कब्जा भी कर रहा है, तो इससे पूरा रीजन जो है वो मिलिटराइज हो गया है। ठीक है। और हर मुल्क की कोशिश है कि वो अपनी नेवल पावर के अंदर जो है वो इजाफा करे साउथ चाइना सी में। अच्छा, खिता जो है ना ये बड़ा डिस्टर्बिंग भी है, पावर स्ट्रक्चर। चाइना जो बड़ी ताकत है, बाकी जो ममालिक हैं साउथ चाइना सी में, वो पावर इक्वेशन में चाइना के बराबर नहीं है। फिलीपीन छोटा है, वियतनाम छोटा है, उनकी नेवल पावर चाइना के इक्वल नहीं है। इसी वजह से चाइना अपनी हेजमनी जो है वो ज्यादा उसके ऊपर डोमिनेट करता है। फिर इसका एक रीजनल इम्पैक्ट देखें तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी थ्रेट है। ठीक है। अब आप देखें कि जब आप इसी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो इसका बराह रास्त जो है वो फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। फिर अब सेटिंग द रीजनल ट्रेड, अब देखें जब आप मिलिटराइज करते हैं और खित्ते के अंदर जो है वो आप इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज के इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर
समंदरों के अंदर भी आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। और फिर समुद्री रूट्स इतने ज्यादा नॉन मिलिटराइज होते हैं, तो वो दुनिया की ट्रेड के हवाले से, शिप्स की मूवमेंट्स के हवाले से, अब बहुत सारी आपको पता है फ्लीट कंपनीज होती हैं जो कि शिप्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं पूरी दुनिया में। तो वो देखती हैं कि यार अपने शिप्स की मूवमेंट्स को ऐसे रीजन्स में अलाउ नहीं करते कि जहाँ पे उनको पता हो यार कोई खुदा ना खास्ता कोई नेवल क्लैश हो गया तो कहीं हमारे शिप्स को ही ना टारगेट कर दिया जाए। तो फिर इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जो हालात और वाकयात हैं वो उस रीजन की ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं। दी पैरल टू दी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब होता है कि रीजन के अंदर जब इस तरह की सिचुएशंस होती है तो फिर बाकी एक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पायरेट्स एक्टिव होते हैं, स्मगलिंग पोटेंशियल रिस्क जो है वो इस वक्त जो है वो बढ़ रहा है, जो कि कमर्शियल शिपिंग्स के लिए जो है वो इंतहाई खतरनाक है। फिर और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेस्ट ऑफ आसियान। साउथ चाइना सी का रीजनल इम्पैक्ट ये है कि जनाब कि ये आसियान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यार इन मसाइल को आपने कैसे हल करना है, क्योंकि जो रीजनल ब्लॉक्स होते हैं ना उनका बुनियादी मकसद ये भी होता है कि रीजन के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके दरमियान मसाइल को बातचीत के जरिए से जो है वो हल किया जाए। अभी कोई आसियान का कोई इस तरह से रोल नजर नहीं आता इस मसले को हल करने के लिए, चाहे वो मैरी टाइम डिस्प्यूट्स हैं या ईजेड के डिस्प्यूट। फिर टूरिज्म और ट्रेवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है दुनिया में किसी भी रीजन के अंदर, तो फिर वहां पे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो नहीं जाते। देखें दुनिया में जो जो क्या कहते हैं सी टूरिज्म है, जहाँ पे बीचेस होते हैं और वहां पे लोग आते हैं इंजॉय करते हैं, लेकिन जब आपको ये अंदाजा होता है कि जब खत्ते के अंदर जो है वो टेंशन हैं, ठीक है, नेवल डिप्लॉयमेंट्स है, तो फिर इससे ये होता है कि टूरिस्ट जो होते हैं वो फिर अवॉइड करते हैं। टूरिज्म हमेशा वहां पे एक्टिव होती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी मेंटेन होती है, तो ये यहाँ पे नजर नहीं आती। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नजर आता है वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से नजर आ रहा है इस रीजन के अंदर। दिस इज द प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर्स। अब यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑयल स्पिल्ड होता है, कोई समुद्री तूफान आते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर अगर मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा होती है ना तो फिर आपने रेस्क्यू एक्टिविटीज बड़ी इफेक्ट होती है। देखे ना हमारी गली में अगर 4 टैंक्स खड़े होंगे, खुदा ना खास्ता अगर गली के अंदर किसी घर में आग लग जाती है तो हम बाहर निकल कर उस आग को बुझाने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें एक फियर होगा कि गली में 4 टैंक्स खड़े हैं, कहीं हमें इनसे नुकसान ना पहुंचे या कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। तो समंदर के अंदर भी ऐसा होता है कि जब आपकी नेवल या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो खुदा ना खास्ता अगर कोई नेशनल डिजास्टर वहां पे आता है तो फिर उसमें रेस्क्यू करने के लिए जो क्या कहते हैं एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एनजीओ इन्वॉल्व होती हैं, इसी तरह रेड क्रॉस होते हैं, वो फिर इससे हेजिटेट करते हैं। अगर वो हेजिटेट करेंगे तो फिर नुकसान जो होता है वो फिर ज्यादा होता है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिजायर के ऊपर कब्जा हो रहा है और ईजेड के इश्यूज आ रहे हैं, तो बहुत सारी जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और वो अपने इलाके छोड़कर जा रहे हैं, जिससे एक कल्चरल हेरिटेज जो होता है इलाके का, जो कि आपको पता है दुनिया में मोस्टली जो फिशिंग कम्युनिटीज होती हैं उनका एक अपना कल्चर होता है, अपनी हिस्ट्री होती है। इंडिजिनस कम्युनिटीज जो होती हैं, लोकल कम्युनिटीज, वो इस पूरे इलाके की जो है वो एक उसकी एक आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये अब अफेक्ट हो रहा है, जो ये सारी चीजें जो हैं, आप कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर ये सारा चीजें मामला जो है हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा देख लें कि मसले को हल भी किया जा सकता है, इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, इस पे जरा बात कर लें। सबसे पहले जी आर्बिट्रेशन, ये कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ हम सजेशन दे सकते हैं कि यार अगर ये कर सकते हैं, ये हो सकता है अगर पार्टी अगर विलिंग हो तो। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि ये जो मामला है इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जा सकता है, ठीक है। और वहां पे जो है वो आईसीजे जो है वो इसके ऊपर डिसीजन दे सकती है, ठीक है, जो भी मामला आते हैं, ये भी ऑप्शन है। अच्छा जी, दूसरा है जी पॉलिटिकल सेटलमेंट। पॉलिटिकल सेटलमेंट का मतलब है कि ममालिक जो है वो बराह रास्त आपस में बातचीत का आगाज करे। चाइना का अगर उसके साथ मसला है, ताइवान के साथ है या फिर वियतनाम के साथ है,
तो फिर इसमें मल्टीपल डायलॉग्स की तरफ आप जा सकते हैं, और आप एक ग्राउंडिंग कर सकते हैं, और एक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए से जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जिसको हम सीबीएम्स कहते हैं। सीबीएम्स का मतलब होता है कि जिसमें इनिशियल लेवल्स के ऊपर पार्टीज जो है वो अपना एतमाद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं, सेमिनार्स करती हैं, उस मसले को मल्टीपल एंगल से हाईलाइट करती हैं। ठीक है, इसको ट्रैक टू अप्रोच भी कहा जाता है डिप्लोमेसी के अंदर। इनफॉर्मल मीटिंग्स की जाती हैं, मीडिया कवरेज दी जाती है, मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर किया जाता है। तो फिर इस पे एक ग्राउंड बनती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप बड़े लेवल्स के ऊपर आकर उस मसले को हल करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर लेवल हो सकता है, सेक्रेटरी जो क्या कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी लेवल हो सकते हैं, इवन दैट के समिट लेवल भी हो सकता है, जिसमें फिर फाइनली आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बराह रास्त उस मीटिंग्स का हिस्सा बने और मसले को हल कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मिल, ये पाकिस्तान इंडिया के केस के ऊपर भी अप्लाई होता है। अच्छा, एक और ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक इंटेग्रेशन। कहा ही जाता है कि ये जो ममालिक हैं, ये साउथ चाइना सी में समंदर के अंदर मुख्तलिफ तरह के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन कंबाइन फिशिंग की तरफ जा सकते हैं, कंबाइन ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब ये कंबाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इससे इनके इंटरेस्ट आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और जब आपके इंटरेस्ट कनेक्टेड होंगे तो फिर अल्टीमेटली आपके दरमियान जो कोर इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, आप उनको भी हल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कहा जाता है ना कि जनाब ये ट्रेड करनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। अब वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत होती है, इससे ये होगा कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के जो तजारती ताल्लुकात हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे और वो इतने आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे कि फिर जो बड़े इश्यूज हैं, जैसे कश्मीर का मसला है, पानी का मसला है, फिर आप इनको भी आसानी से हल कर सकते हैं। और ये भी बड़ी एक वैलिड आर्गूमेंट है। जैसे आप देखें चाइना और इंडिया जो है, उनके इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन बड़े स्ट्रांग हैं, और तकरीबन चाइना और इंडिया की तजारत तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। और फिर आप देख लें कि उनके दरमियान अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता भी है तो वो उसको इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं कर सकते। जैसे उनके दरमियान आपको पता है, अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बॉर्डर क्लैशेस भी होते हैं, लेकिन वो उसको किसी मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं लेके जाते। वजह क्योंकि चाइना और जो इंडिया है उनके आपस में तजारती ताल्लुकात इतने स्ट्रांग है कि अगर कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो अफेक्ट करेगा, और वो ऐसा होने नहीं देंगे। चलें जिधर टिप्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आ, सबसे पहले आपने जब सवाल को अटेम्प्ट करना होता है सीएसएस में, करंट अफेयर है या जनरली कोई भी, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी जरूरी होती है। बच्चा ये समझता है कि साउथ चाइना सी में मेरे दिमाग में जो भी चीजें हैं, अगर साउथ चाइना सी पे सवाल आ गया तो मैंने बस सारा का सारा पेपर के ऊपर उसको ट्रांसफर कर। और नहीं भाई, ये सीएसएस का एग्जाम है, इसमें एग्जामिनर जो होता है ना वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, वो टू दी पॉइंट होता है। तो अगर आपको वो कह रहा है कि जनाब के अमेरिका और चाइना के इंटरेस्ट को एनालाइज करें, और आप उसमें ग्लोबल इम्पैक्ट भी लिख रहे हैं, रीजनल इम्पैक्ट भी लिख रहे हैं, और वो चीजें लिख रहे हैं जो कि सवाल में पूछी नहीं गई, तो इसका मतलब है कि आपने सवाल को समझा ही नहीं है और बस उसको हरिडली अटेम्प्ट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सवाल को समझना जरूरी होता है। समटाइम्स वो कोई स्टेटमेंट बेस्ड कोई कोटेशन दे देता है और उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे सवाल पूछ लेता है। अगर आप सवाल को प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है कि आप स्टार्ट से उसकी डायरेक्शन ही गलत होगी। यानी जाना था आपने इस्लामाबाद वाली बस पे और आप बैठ गए हैं मुल्तान वाली बस के ऊपर, तो बस फिर ट्रेवलिंग करते रहेंगे लेकिन आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनाब कि सीएसएस में सवाल बड़े ट्रिकी होते हैं। वो कभी ये नहीं कहेगा कि साउथ चाइना सी पे कोई नोट लिख दें, ऐसे सवाल नहीं आते। घुमा फिर आके वो आपसे गलती ही करवाना चाहता है ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है वो उस कंपटीशन से बाहर निकाले। क्योंकि रिटर्न की जो एवरेज रेशो होती है वो 2.5 या 2 के दरमियान ही होती है। अब हजारों की तादाद में बच्चे पेपर देते हैं, तो जनाब अगर सभी को सिंपल सवाल दे के वो पास करवाना शुरू कर देंगे तो फिर तो वो वैसे ही घूम जाएंगे, इतने पेपर कैसे चेक करेंगे। तो ये बड़ी चीज होती है कि फिल्टर लगाए होते हैं। तो सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रक्चर योर आंसर, इसका मतलब होता है कि आप क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना भी आना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप उसकी बॉडी को कैसे बिल्ड करते हैं।
हमेशा याद रखें कि कोई भी सवाल होता है ना 20 नंबर का, उसकी 3-4 मेन हेडिंग्स होती हैं। अब अगर आप 10 मेन हेडिंग्स के साथ सवाल को अटेम्प्ट करें तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन उसका मेन पार्ट हो सकता है, बैकग्राउंड उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं जनरलाइज सेक्शन। जनरलाइज जनरलाइज सेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें आप सवाल की फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। आप घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखते हैं। अगर साउथ चाइना सी में वो सवाल दे रहा है कि अमेरिका और चाइना के इंटरेस्ट के बारे में बताएं, तो आप डायरेक्टली उससे स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी सिग्निफिकेंस या उसका इंट्रोडक्शन या कोई जनरल आइडिया ना बिल्ड करें, जिससे एग्जामिनर को टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। फिर मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी का मतलब होता है कि जो चीज आपसे पूछी गई है उसके ऊपर आपने डिटेल से लिखना होता है। मसलन वो पूछ रहा है कि आप मैरी टाइम डिस्प्यूट्स के ऊपर अगर वो सवाल है तो फिर आप उसको डिटेल से बताएं। इन द फाइनल कंक्लूडिंग डिबेट, ये सवाल को आप समेटना कैसे हैं, ठीक है, उसमें आपका एनालिसिस आ जाता है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस है या कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए ताकि आप फिर इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करें। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, बीइंग बिगिन योर आंसर बाय द प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट टू द करंट अफेयर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द बैकग्राउंड हिस्ट्री रेलिवेंट। जब आपने सवाल को स्टार्ट करना होता है तो जनाब करंट अफेयर की जॉर्गन्स लैंग्वेज में ही इसको करना होता है। कुछ सवाल की हिस्ट्री भी बतानी पड़ती है। करंट अफेयर में जब सवाल आते हैं तो कुछ बैकग्राउंड बताना पड़ता है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर नहीं। मतलब साउथ चाइना सी में कभी भी आप बैकग्राउंड नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें आप बैकग्राउंड की जगह सिग्निफिकेंस की हेडिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के भी ऊपर सवाल आता है तो फिर आप उसमें बैकग्राउंड लाजमी बताएंगे। लेकिन करंट अफेयर का मतलब एक चीज याद रखें कि जब आपने ये सब्जेक्ट तैयार करना होता है तो करंट अफेयर का मतलब होता है कि टॉपिक्स को लेटेस्ट पर्सपेक्टिव में ही किया जाता है। अब ये नहीं होगा कि आप साउथ चाइना सी की पिछले 50 साल की हिस्ट्री तैयार करना शुरू कर दें, वो भी रेलिवेंट है, वो उससे सवाल नहीं आएगा। हाँ, इतनी कर लें कि आप उस पर 2 दिन पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। तो करंट अफेयर का मतलब होता है कि उस टॉपिक्स के ऊपर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और उसी के ऊपर सवाल आते हैं। हिस्ट्री जो होती है वो आप कह लें कि 5 to 10% आप कर सकते हैं, बाकी 90% आपने उस टॉपिक को करंट परस्पेक्टिव में ही तैयार करना होता है। और ये भी याद रखें, टीचर को भी आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट अफेयर में जो टीचर आपको किसी टॉपिक की हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो इसका मतलब है वो आपको चीट कर रहा है, या वो दिहाड़ी लगा रहा है, या आपने जेब में पैसे डाल रहा है। वजह उसकी वजह ये होती है कि करंट अफेयर में आपको पढ़ना पड़ता है यार, हर दफा स्लाइड्स अपडेट करनी पड़ती है, नई चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। तो जो वो दूसरे तरह के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर सारा हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपने क्या करना है। अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पढ़ा रहे हैं, अगर आप पिछले 50 साल हिस्ट्री पढ़ा देते हैं तो वो अगले 10 साल में भी आप ये पढ़ाते रहेंगे। आपको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश ऐसे के बाद, क्योंकि इस पे बहुत पढ़ना पड़ता है और आपको चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं, ताकि आप बच्चे को भी फायदा हो ना। आप जाति तो नहीं करें ना उसके साथ, उसको चीट ना करें कि आप उसको। अब अगर मैं आपको इसमें साउथ चाइना सी की सारी हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। आज के टॉपिक में आपको ये तो आइडिया हो गया यार, सारी चीजें लेटेस्टली हमने की हैं, ठीक है। और जो कि आपको सवाल भी अगर आएगा तो आप उसमें लेटेस्ट पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। अच्छा जी, स्पोर्ट्स विद एविडेंस, जब आप किसी चीज के बारे में आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं